Okay, so we'll continue our discussion on probability, and this is the next question. The question says a bag contains 5 white balls and 4 black balls. तो जैसे ऐसा बोला बैग बनाओ, जो information given है उसको ऐसे लिखो. Pictorial representation. This is always better. Another bag contains 7 white balls and 9 black balls. Okay, 7 white and 9 black. फिर बोला कि a ball is drawn from first bag. यहाँ से एक बॉल निकालो. One ball drawn. And 2 balls are drawn from second bag. And यहाँ से 2 balls drawn. What is the probability of drawing 1 white and 2 black balls? तो देखो जब 1 white and 2 black balls बोला है तो ये अज्यूम मत कर लेना कि ये वाला व्हाइट और ये वाला ब्लैक हो. नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं. इन तीन में से बोल रहा है कि कोई भी बॉल मतलब कोई भी 2 ब्लैक हो सकता है और कोई भी 2 व्हाइट हो सकता है. ठीक है, तो देखो हम लोग को कितना केसेस मिलेगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 white, मैं E1 E2 ऐसे इवेंट का नाम लिख के नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट ऐसे लिख रहा हूँ सो दैट समझ में आ जाए तुम लोग को. 1 white और 2 black balls का अगर हम लोग बात करें तो ऐसा भी हो सकता है कि 1 white फ्रॉम बैग 1 हो. ठीक है, इसको बैग 1 नाम देते हैं और इसको बैग 2. ठीक है, 1 white फ्रॉम बैग 1 हो एंड मतलब क्योंकि देखो ये तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है ना. बैग 2 से क्या निकल रहा है, बैग 1 के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है. तो एंड का मतलब सीधा मल्टीप्लाई लिखेंगे. यहाँ पे वो कुछ कॉमन वाला आने का सीन है ही नहीं. ठीक है, so 1 white from bag 1 and 2 black from bag 2. ये हो सकता है. या फिर क्या हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है कि हम जो बैग 1 से निकाले हैं वो बैग 1 से ब्लैक निकला हो. देखो यहाँ पे क्यों 2 ही केस आया, बिकॉज बैग 1 से हम लोग एक ही बॉल निकाल रहे हैं. एक ही बॉल निकाल रहे हैं तो 2 ही पॉसिबिलिटी है. या तो व्हाइट निकला हो, अगर ये व्हाइट निकला है तो फिर यहाँ से 2 ब्लैक निकलना होगा, तब मेरा क्राइटेरिया फुलफिल होगा. या फिर अगर इधर से ब्लैक निकल गया, ये पहला वाला से इसे ब्लैक निकल गया, तो अगर इसे ब्लैक निकल गया तो फिर इसे एक व्हाइट और एक ब्लैक निकलना होगा, तब मेरा क्राइटेरिया फुलफिल होगा 2 ब्लैक और 1 व्हाइट का. ठीक है, सो 1 ब्लैक फ्रॉम बैग 1 and 1 black and 1 white from bag 2. तो ये फ्रॉम ऐसे अंडर द कंडीशन लिख रहे हैं बैग. ठीक है, अभी यहाँ पे देखो बैग एक्चुअली ये हम जो लिखे हैं ना ये थोड़ा सा गड़बड़ भी हो जाएगा. क्या गड़बड़ हो जाएगा, देखो यहाँ पे हम लोग ऐसा नहीं है कि बैग 1 और बैग 2 को भी चूज कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये फिक्स है. तो मेरे को ना ये साइन नहीं देना चाहिए था. दिस सिंबल, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग तो ये हो गया कि 1 white फ्रॉम बैग 1, मतलब कि बैग 1 सेलेक्ट हो चुका है तो उससे व्हाइट निकालने का क्या प्रोबेबिलिटी है. ऐसे लिख सकते हैं क्या, लेट मी थिंक, वेट, यस वी कैन राइट, यस ऐसे लिखेंगे यार. ठीक है, तो चलो देखो क्या होगा. अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं प्रोबेबिलिटी. तो सी, पहला बैग से व्हाइट निकला हो तो हो जाएगा 5C1 आउट ऑफ 9C1, टोटल 9 balls आर देयर, इनटू दूसरे बैग से दोनों ब्लैक निकला हो तो दोनों ब्लैक के लिए 9C2 बिकॉज 9 black balls आर देयर आउट ऑफ 16C2. या फिर पहला से ब्लैक निकला हो तो 4C1 आउट ऑफ 9C1. हम लोग इसको डायरेक्ट 4/9 भी लिख सकते थे. सिमिलरली इसको डायरेक्ट हम लोग 5/9 भी लिख सकते थे. ठीक है, मल्टीप्लाई टू 1 white and 1 black फ्रॉम बैग 2. तो 1 white मतलब क्या हो गया 7C1 एंड 1 black मतलब क्या हो गया 9C1 आउट ऑफ 16C2. नाउ यू सिंप्लीफाई इट, व्हाटएवर यू गेट इज योर आंसर. तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन. ठीक है, प्लीज सिंप्लीफाई, आई विल नॉट सिंप्लीफाई. नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन. नंबर 1, कमल एंड मोनिका अपीयर फॉर एन इंटरव्यू फॉर 2 वैकेंसीज. मतलब कोई भी कंपनी में 2 वैकेंसी था तो कमल और मोनिका दोनों अप्लाई किया. द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमल सिलेक्शन इज 1/3 एंड दैट ऑफ मोनिका सिलेक्शन इज 1/5. ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड. देखो ओनली वन ऑफ देम,
तो देखो कैसे इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। पहले तो हम लोग नाम देते हैं, मान लेते हैं कि लेट E1 बी द इवेंट ऑफ कमल सिलेक्शन। पूरा अच्छे से लिखना, इवेंट ऑफ कमल सिलेक्शन ऐसा करके। E2 हम लोग मान लेते हैं मोनिका सिलेक्शन। तो हम लोग गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ P ऑफ E1 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है कमल सिलेक्शन होने का 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 भी दिया हुआ है मोनिका सिलेक्शन, कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ भाई 1/5। और फाइंड करना है कि ओनली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड। वेरी गुड, ठीक है, ओनली वन ऑफ देम। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली वन ऑफ देम सिलेक्टेड, या तो ऐसे लिख सकते हो या फिर डायरेक्ट लिख सकते हो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल्स। देखो अगर एक ही को सिलेक्ट होना है तो हम लोग को क्या लगेगा, क्या देखो कैसे हम बता रहे हैं क्या गलती हम लोग कर सकते हैं। बोले एक ही अगर सिलेक्ट होना है तो या तो कमल सिलेक्ट हो, मतलब या तो ये हो, या फिर मोनिका सिलेक्ट हो, मतलब ये बट दिस इज रॉन्ग। जैसे ही पूछ दिया कि प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड, तो हम लोग को लगता क्या है कि अच्छा ठीक है, अगर कमल का या तो कमल सेलेक्ट हो या तो मोनिका सेलेक्ट हो, तो दिस इज इट। कमल सेलेक्ट हुआ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, या फिर अगर मोनिका सेलेक्ट हुई तो E2। सो देखो दिखने में तो ये सही लग रहा है यार कि बात तो सही है भाई कि कमल सेलेक्ट हो जाए या फिर मोनिका सेलेक्ट हो जाए, उसका मतलब तो यही हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 या फिर मतलब और मतलब प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। तो फिर ये गलत क्या हो गया, एक्चुअली देखो गलत इसमें ये है कि कमल का सिलेक्शन इज नॉट अश्योरिंग कि मोनिका का सिलेक्शन नहीं हुआ है, इस चीज को वो अश्योर नहीं कर रहा है। जब हम P ऑफ E1 लिख रहे हैं, इससे ये श्योरिटी नहीं, इससे ये हो रहा है कि भाई कमल का सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, मोनिका सेलेक्ट नहीं हुई ऐसा तो नहीं आ रहा ना। सो इसीलिए गलत हो गया। तो सही आंसर क्या होगा वो देखो, जब सही देखोगे तब लोगों को समझ में आएगा कि हाँ इसमें गलती क्या हो रहा था। क्योंकि हमको ओनली वन को सेलेक्ट करना है, ओनली वन ऑफ देम को सेलेक्ट करना है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, होगा ये कि कमल सेलेक्ट हो, देखो कमल सेलेक्टेड एंड मोनिका नॉट सेलेक्टेड। अब देखो ये मल्टीप्लाई क्यों किए, बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो एंड मतलब इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन मतलब मल्टीप्लाई फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, क्योंकि दोनों का सिलेक्शन होना एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है ना, तो इसीलिए। अब देखो अब ये कंप्लीट हुआ, अब ये हुआ कि बस एक ही आदमी सेलेक्ट हो रहा है। This is making sure कि only one person is selected and that is कमल, ठीक है। लेकिन इससे पहले क्या हो रहा था, हम लोग खाली कमल के सिलेक्शन को ऐड कर रहे थे, तो वो ये श्योरिटी नहीं दे रहा था कि एक ही बंदा सेलेक्ट हो रहा है। और ये जो है ये अब श्योरिटी दे रहा है कि हाँ ओनली कमल सिलेक्शन हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड करें कि कमल सेलेक्ट हो रहा है एंड मोनिका सेलेक्ट नहीं हो रही है, या फिर क्या हो कि कमल सेलेक्ट नहीं हो एंड मोनिका सेलेक्ट हो जाए। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ इफ यू सिंप्लीफाई इट यू विल गेट द राइट आंसर। तो हमको ये इन दोनों का ये बार निकालना पड़ेगा। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बार क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 which will be 1 minus 1/3 मतलब 2/3, and similarly probability of E2 bar will be 4/5। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3 into 4/5 plus 2/3 multiplied to 1/5। So we are getting 4/15 plus 2/15, take LCM 6/15, so 2/3। 2/3 is the probability that only one of them is selected, only one of them. Oh sorry, 3 5s are 15, sorry it will be 2/5, 2/5, okay।
Now see, second question is similar to this first one. You can solve it on your own. Okay, so I'll not do that. Now see this question. The question says that a bag contains one black and two white balls. जैसे ही दिख गया, we'll make this pictorial representation. One black and two white balls. Okay. A drawing from the bag consists of taking a ball from the bag. मतलब एक बॉल निकालना बैग से and keeping it out if it is white. मतलब कि अगर ये white निकला तो फेंक दो, ठीक है. बट पुटिंग इट बैक इफ इट इज ए ब्लैक. और ये अगर ब्लैक निकला, ये व्हाइट हो सकता है एक तो बॉल, या फिर एक तो ब्लैक हो सकता है. अगर ब्लैक है तो इसको वापस रख दो बैग में, ठीक है. ये प्रोसेस चलता रहेगा, तो वापस रख दो, ठीक है. कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटीज दैट फर्स्ट ड्राइंग इज अ व्हाइट बॉल. तो पहला में बोल रहा है कि फर्स्ट ड्राइंग इज अ व्हाइट बॉल. तो प्रोबेबिलिटी हम ना इन सबको नाम यहीं पे देते हैं यार, मेरे को इतना लिखने का शौक नहीं है. इसको E1 देते हैं, इसको E2 दे देते हैं नाम, और इसको E3 नाम देते हैं, ठीक है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मतलब कि फर्स्ट ड्राइंग इज अ व्हाइट बॉल. तो भाई पहला निकाले और वो व्हाइट, उसका क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगा? दो ठो व्हाइट है, तीन में से टोटल तीन बॉल है, उसमें से दो व्हाइट है, तो 2/3 बोल सकते हो. या फिर ऐसा बोल सकते हो 2C1 आउट ऑफ 3C1, जो कि वही अल्टीमेटली 2/3 ही आए. सो दिस इज इट. पहला वाला एकदम सिंपल. अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है. दूसरा में बोल रहा है कि सेकेंड ड्राइंग इज अ व्हाइट बॉल. मतलब कि दूसरी बार में व्हाइट निकले, प्रोबेबिलिटी की सेकेंड ड्राइंग इज अ व्हाइट बॉल. तो अब देखो यहाँ पे केसेस आएंगे, डिफरेंट केसेस. क्या? अगर दूसरा व्हाइट है तो पहला तो कुछ भी हो सकता है ना. क्या क्या हो सकता है? व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? पहला क्या क्या हो सकता है? पहला या तो ब्लैक, पहला ब्लैक फिर दूसरा व्हाइट, या फिर पहला व्हाइट और दूसरा व्हाइट. सो दूसरा बॉल व्हाइट हो, इसके लिए देयर आर टू केसेस. एंड व्हाट आर दोस टू केसेस? दीज आर द केसेस. अभी हम लोग इसको लिखने के लिए वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाले तरीका से लिख सकते थे. मैं सिंपली ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है. ये बता रहा है कि भाई बी मतलब कि पहला ब्लैक निकला हो फिर दूसरा व्हाइट निकले, ठीक है. और डब्ल्यू मतलब हो गया कि पहला व्हाइट और दूसरा भी व्हाइट. यही दो केस हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है. इसके लिए हाँ, ये मत बोलना कि प्रोबेबिलिटी की व्हाइट एंड ब्लैक, तब सेकंड वाला व्हाइट कैसे हुआ, ठीक है. दिस विल नॉट बी कंसिडर. हम लोग ओनली वो केसेस कंसिडर करना है जिसमें सेकंड व्हाइट हो. तो देयर विल बी टू सच केसेस. तो देखो पहला ब्लैक और दूसरा व्हाइट, इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? देखो पहला, ऑब्वियसली दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स. आर दे? नहीं, यहाँ पे तो ये हो रहा है ना, नहीं, दे आर डिपेंडिंग. पहला ब्लैक आएगा तो रखा जाएगा, नहीं आएगा ब्लैक तो नहीं रखा जाएगा. सो दे आर डिपेंडिंग. तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम लोग को यूज करना पड़ेगा. मतलब बेसिकली इसका वैल्यू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक और प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट अंडर द कंडीशन ऑफ ब्लैक. प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक मल्टीप्लाइड टू प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट अंडर द कंडीशन ऑफ ब्लैक, कि व्हाइट जब ब्लैक निकल चुका हो, ठीक है. सिमिलरली अगर हम लोग व्हाइट व्हाइट लिख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? पहला तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट और दूसरा की व्हाइट अंडर द कंडीशन ऑफ व्हाइट. एक्चुअली इसका मीनिंग ये हुआ, ये जो हम लिखे हैं इसका मीनिंग एक्चुअल में ये हुआ. अब हम लोग इसका वैल्यूज लिखते हैं. तो पहला ब्लैक हो, इसका क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगा? 1 आउट ऑफ 3, क्योंकि एक ब्लैक है तीन में से, सो 1 आउट ऑफ 3, ठीक है, मल्टीप्लाई 2. अब देखो अगर ब्लैक निकला तो वापस क्या कर रहे? ब्लैक निकलने से वापस रख दे रहे. तो अल्टीमेटली फिर से डब्बे में इतना ही बॉल हो गया, 1 ब्लैक और 2 व्हाइट बॉल ही रह गया. सो अब व्हाइट निकालने का क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगा? 2/3. ये व्हाइट अंडर द कंडीशन ऑफ ब्लैक है ना, कि ब्लैक निकल चुका हो पहला, तो व्हाइट आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है यार. नेक्स्ट देखो पहला व्हाइट, तो पहला व्हाइट का प्रोबेबिलिटी तो अभी हम लोग फाइंड किए 2/3. एंड व्हाइट अंडर द कंडीशन ऑफ व्हाइट. तो अब देखो अगर पहला व्हाइट निकल गया है तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? फेंक दे रहे हैं. तो अगर फेंक दे रहे हैं तो अल्टीमेटली डब्बा में बचा क्या? 1 ब्लैक और 1 व्हाइट बचा है ना. तो अभी 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 जब दूसरा निकाल रहे हैं तब व्हाइट आने का क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/2, बिकॉज 2 बॉल्स आर देयर, उसमें से एक तो व्हाइट है, सो 1/2.
सो दिस इज इट. नाउ वी विल सिंप्लीफाई दिस. जो भी आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा. ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया. सो वी आर गेटिंग 2/9 प्लस 1/3. इफ यू add it, you are going to get 5 out of 9. So this is our answer, 5 out of 9. ठीक है, तो इस तरीके से सोचना पड़ेगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज करके कि भाई क्या क्या सिनेरियो हो सकता है. ठीक है, अब चलो तीसरा क्वेश्चन करते हैं. इसका पहले देख लो, इसको आराम से वीडियो पॉज करके इसको देख लो और समझ लो. अगर नहीं समझ में आ रहा है तो रिवाइंड करो वीडियो, फिर से देखो. पहले इसको समझो, उसके बाद आगे बढ़ना. मैं तो आगे बढ़ ही सकता हूँ, मेरे को समझ में आ गया भाई. तीसरा देखो, द थर्ड ड्रॉइंग इज अ व्हाइट बॉल. सो थर्ड ड्रॉइंग इज अ व्हाइट बॉल. तो अब देखो, थर्ड अगर ड्रॉइंग मतलब तीसरा बार में व्हाइट बॉल निकले तो अब सोचो कितना केसेस बनेगा. पहले हम लोग ये सोचते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे. देखो, तीसरा व्हाइट हो तो पहला दो क्या हो सकता है. तो पहला दो का जितना भी पॉसिबिलिटीज है वो बना लेते हैं हम लोग. तो पहला दो क्या क्या हो सकता है. देखो, पहला व्हाइट दूसरा व्हाइट, पहला व्हाइट दूसरा ब्लैक, पहला ब्लैक दूसरा व्हाइट, और क्या बच गया, पहला ब्लैक दूसरा ब्लैक. ये 4 कॉम्बिनेशन हो सकता है पहला दो बॉल्स का. ठीक है, सो अगर हम लोग को थर्ड बॉल व्हाइट चाहिए तो इसका मतलब व्हाट आर द केसेस व्हिच वी आर गोइंग टू गेट. दिस 4 केसेस, कि पहला दो व्हाइट हो तब तीसरा व्हाइट हो, या फिर पहला व्हाइट दूसरा ब्लैक फिर तीसरा व्हाइट, पहला ब्लैक दूसरा व्हाइट फिर तीसरा व्हाइट, पहला ब्लैक दूसरा ब्लैक तीसरा व्हाइट. ठीक है, दिस काइंड ऑफ सिनेरियो वी माइट गेट. ये 4 केसेस आ सकते हैं. ठीक है, तो हम लोग इसको यही 4 केसेस लेकर के हम लोग सॉल्व करेंगे. सो जब हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 फाइंड कर रहे हैं, लेट मी सॉल्व इट हियर सो दैट यू कैन सी द इंफॉर्मेशन. प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 जब हम लोग फाइंड कर रहे हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्या क्या केसेस आ रहा है. प्रोबेबिलिटी की पहला व्हाइट दूसरा व्हाइट तीसरा व्हाइट, या फिर प्रोबेबिलिटी के पहला व्हाइट दूसरा ब्लैक तीसरा व्हाइट. तीसरा तो हमेशा व्हाइट ही रहना ना. तीसरा थर्ड ड्राइंग इज अ व्हाइट बॉल, मतलब तीसरा तो व्हाइट ही रहना, खाली पहला तो चेंज होता रहेगा. तो देखो, पहला व्हाइट से 2 केसेस आ सकता था, दोनों हम लोग लिख दिए. अब हम लोग सोचते हैं कि अगर पहला ही ब्लैक निकल गया तो पहला ब्लैक निकला हो, दूसरा व्हाइट निकला हो, तब तीसरा व्हाइट आया, या फिर पहला ब्लैक दूसरा भी ब्लैक और तब तीसरा व्हाइट है. ठीक है, तो ये 4 केसेस पॉसिबल है. तो अब इन सब का प्रोबेबिलिटी, तो अब मैं देखो अभी इसको कंडीशनल मैं नहीं लिखने जाऊंगा. ये इस तरह का, जैसे लास्ट टाइम इस चीज को हम लोग ऐसे कंडीशनल में लिखे थे ना, इस बार आई विल नॉट राइट इन दैट वे. मैं डायरेक्टली वैल्यू लिखूंगा क्या आएगा. सो देखो, पहला व्हाइट आने का क्या कितना केसेस हो जाएगा, 2 आउट ऑफ 3. अब क्योंकि व्हाइट आ चुका है तो उसको फेंक देंगे, तो अब कितना बच गया, अब एक ब्लैक और एक व्हाइट बच गया. तो अब दूसरा व्हाइट आने का क्या चांसेस हो जाएगा, 1/2. तो दूसरा व्हाइट हो इसका 1/2. फिर देखो दूसरा भी व्हाइट आ गया ना, पहला व्हाइट आया दूसरा भी व्हाइट आ गया, अब दूसरा कोई फेंक दिए. ठीक है, सो नाउ अल्टीमेटली आई एम लेफ्ट विद 0 व्हाइट एंड 1 ब्लैक. सो थर्ड बॉल व्हाइट हो, इसका क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, 0. 0 आउट ऑफ 2 मींस 0. सो अल्टीमेटली तीनों बॉल व्हाइट आ ही नहीं सकता. ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट विल बिकम 0. मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट 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 तीनों ही व्हाइट आए, दिस विल बी, इट विल बी 0. व्हाई 0, क्योंकि व्हाइट आने से तो हम लोग फेंक दे रहे हैं बॉल को बाहर. तो एक व्हाइट निकला फेंक दिए, तो डब्बे में एक व्हाइट और एक ब्लैक बचा. फिर एक व्हाइट निकला उसको फिर फेंक दिए, तो अब डब्बे में खाली ब्लैक बचा. तो व्हाइट कैसे निकलेगा भाई, तीसरा व्हाइट कैसे आएगा. ठीक है, सो इसीलिए हम लोग डायरेक्टली बोल सकते थे यहाँ पे पहले एनालाइज करके ये जो चीज है इसका प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगा. अब बाकी का लिखते हैं. सो पहला व्हाइट, अगेन देखो, अब व्हाइट ब्लैक व्हाइट का लिख रहे हैं. ठीक है, सो पहला व्हाइट हो 2/3, फिर दूसरा ब्लैक हो. दूसरा ब्लैक होने का देखो, अगर व्हाइट निकल गया तो नो दिस इज द सिनेरियो कि एक व्हाइट है और एक ब्लैक है, क्योंकि व्हाइट जो पहला निकला उसको तो फेंक दिया ना. सो अब ब्लैक का क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, 1 आउट ऑफ 2. और क्योंकि ब्लैक निकला है तो उसको फिर वापस रख दिए, मतलब अभी ये सेम सिनेरियो रह गया.
अभी भी 1 व्हाइट और 1 ब्लैक ही है, ठीक है, अभी भी 1 व्हाइट और 1 ब्लैक है। अब फिर से व्हाइट का, तो फिर से व्हाइट का क्या हो जाएगा, अगेन 1/2 ही होगा, बिकॉज 2 तो बॉल है, उसमें से एक तो व्हाइट है, सो 1/2, ठीक है, तो 1/2 प्लस, तो ये वाला केस का इतना है। नेक्स्ट ब्लैक व्हाइट व्हाइट, इसका क्या होगा, तो देखो पहला ब्लैक हो 1/3 एंड दूसरा व्हाइट हो, दूसरा व्हाइट का 2/3, क्योंकि देखो जब ब्लैक निकला था तो हम वापस तो ब्लैक को रख ही दिए ना, सो अगेन इसमें 3 बॉल ही है जिसमें से 2 व्हाइट है, लेकिन अब जब दूसरा व्हाइट निकल गया तब क्या हो गया, अगेन वापस वी आर बैक टू दिस सिनेरियो, सो लास्ट वाला व्हाइट हो, इसके लिए क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/2, ठीक है। नेक्स्ट देखो ब्लैक ब्लैक व्हाइट, सो ब्लैक के लिए 1/3, फिर वापस तो ब्लैक निकालने से देखो कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, ब्लैक आने से वैसे का वैसे फिर आ जा रहा है, रीस्टोर हो जा रहा है, सो अगेन फिर से ब्लैक निकला, फिर 1/3, और लास्ट वाला व्हाइट निकले उसके लिए 2/3, क्योंकि अभी तक तो कुछ चेंज आया नहीं है ना, उतना का उतना ही बॉल्स है ना, तो 2/3। आई होप तुम लोग अब समझ रहे होगे कि कैसे हम लोग क्या इवैल्यूएट करें। सो अल्टीमेटली वी आर गेटिंग 1/6 प्लस, इसको सॉल्व करो 1/9 प्लस, इसको सिंप्लीफाई करो, सो 2/27, take LCM, 54 will be the LCM, so we are getting 6 times 9 means 9, it will be 9, okay, plus 9 times 6, so 6 plus 4, so we are getting 19/54. This is the probability that the third ball is a white ball, third drawing is a white ball, ये probability है, ठीक है, अच्छे से देखो समझ लो, if you understand it well then you can solve other questions, otherwise you won't be able to solve, ठीक है। ओके सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये थोड़ा अलग लेवल का क्वेश्चन है भाई, ठीक है, थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, तो इसको एकदम ध्यान से देखना, ये इनफाइनाइट सीरीज चलेगा इसमें कुछ ऐसा, क्योंकि क्या है क्वेश्चन देखो, ये कैसे बाकी क्वेश्चन अभी तक क्या था कि चलो कम से कम एंड हो रहा था कुछ भी चीज, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा क्या बोलना चाह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं देखो, अमन एंड भुवन थ्रो अ पेयर ऑफ डाइस अल्टरनेटली, दो आदमी है, अमन और भुवन दोनों क्या कर रहा है, दो दो डाइस फेंक रहा है, पेयर ऑफ डाइस फेंक रहा है, इन ऑर्डर टू विन दे हैव टू गेट अ सम ऑफ 8, सम ऑफ 8 चाहिए टू विन, ठीक है, फाइंड देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज ऑफ विनिंग इफ अमन स्टार्ट्स द गेम। भाई साहब बोलना क्या चाह रहे, कितनी बार फेंकना ये नहीं बोला है भाई, अगर ऐसा बोल देता कि एक बार ये फेंका और एक बार वो फेंका तो प्रोबेबिलिटी क्या है जीतने का, एक्चुअली देखो जीतने का प्रोबेबिलिटी तो दोनों के लिए एक ही होगा, बिकॉज बोल रहा है कि सम ऑफ 8 आने से जीत जाएगा, तो सम ऑफ 8 अगर आ गया तो जीत जाएगा, सम ऑफ 8 आने के लिए प्रोबेबिलिटी क्या क्या होता है, अगर तुम लोग को याद हो तो जब हम लोग पेयर ऑफ डाइस फेंकते हैं तो टोटल 30 n of s 36 आता है, और सम ऑफ 8 कितनी बार आता है, सम ऑफ 8 आता है n ऑफ सम ऑफ 8 आता है 5 बार, 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2, 5 बार, ठीक है। तो हम अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे विनिंग निकालें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग दोनों के लिए सेम होगा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ खाली विन कि कैसे जीतने का क्या, वो 5/36 आएगा। देखो हम डाइस को फेंक रहे हैं तो जीत जाएंगे, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है 5/36, और दोनों के लिए बराबर ही है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग, मैं विन का बार लिखने वाला था उससे अच्छा नॉट विन, क्या हो जाएगा 1 माइनस दिस, मतलब 31/36, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग। तो अगर हम दोनों डाइस को फेंक रहे हैं तो ये मेरा चांसेस है जीतने का और ये मेरा चांसेस है हारने का, तो बोलोगे कि आंसर तो निकल गया, आप क्या फाइंड कर रहे हो, अरे नहीं भाई, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि दोनों एक एक बार फेंक रहे हैं तो भाई बताओ कि क्या प्रोबेबिलिटी है दोनों का जीतने का, और दोनों के लिए सेम ही तो प्रोबेबिलिटी होगा जीतने का, ऐसा नहीं है। देखो होगा क्या यहाँ पे,
सपोज हम लोग अमन और भुवन को ए और बी बुलाते हैं, ए फॉर अमन, बी फॉर भुवन। ए फेंका, अगर ए जीत गया, इफ ए विन, गेम वहीं रुक जाएगा, बी के पास जाएगा ही नहीं। क्योंकि देखो अमन स्टार्ट कर रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कौन स्टार्ट कर रहा है। ये इस तरह के क्वेश्चन में याद रखना कि कौन स्टार्ट कर रहा है ये पता होना चाहिए, और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो। तो देखो अमन स्टार्ट कर रहा है, अगर अमन पहली बार में जीत गया तो फिर हो गया, कहानी खत्म ना। क्योंकि गेम का रूल ही तो ऐसा है कि जिसका भी सम ऑफ 8 आ गया वो जीत गया, दूसरे को मौका भी नहीं मिलेगा। तो अगर पहली बार में ही अमन सम ऑफ 8 ले आया तो वो जीत गया, बी भुवन फेंकेगा ही नहीं, अमन ऐसे जीत गया। अगर भुवन को जीतना है तो क्या होना पड़ेगा कि अमन मिस करे, अमन का वो 8 नहीं आए, ठीक है, वो नॉट विन हो, अमन का नॉट विन हो, ठीक है, और तब जाके भुवन का विन हो जाए। तो बोलोगे दिस इज इट, हो गया? नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि अमन नॉट विन हुआ, फिर भुवन नॉट विन हुआ, ठीक है, फिर अमन नॉट विन हुआ, फिर भुवन विन हुआ। या फिर हो सकता है कि 4-4 बार मिस करे, 5-5 बार मिस करे, 6-6 बार मिस करे। मतलब भाई इनफाइनाइट सीरीज देखो चलते ही जाएगा। ठीक है, तो सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ विन लिखे है ना, अब हम लोग एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं कि अगर अमन का विन हो रहा है, देखो इफ अमन विन, तो हम लोग इसको ए से डिनोट करते हैं, ठीक है, और अमन का नॉट विन होगा तो उसको हम लोग ए बार से डिनोट करते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर भुवन अगर जीत रहा है तो हम लोग उसको बी से डिनोट कर रहे हैं, और अगर नहीं जीत रहा है तो उसको हम लोग बी बार से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो हमको बोला है कि फाइंड द रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज ऑफ विनिंग, तो मतलब दोनों का प्रोबेबिलिटी निकालना है जीतने का। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अमन विनिंग क्या हो जाएगा। ये देखो यहाँ तुम लोग बोलोगे कि आप अमन विन को तो ए लिया है, एक्चुअली नहीं, आई मीन टू से ये ए हम लोग लिख रहे हैं कि अमन गेट्स सम ऑफ 8, मतलब अमन जो है वो सम ऑफ 8 ले आए, उसको हम लोग ए बोल रहे हैं। अमन स्कोर्स सम ऑफ 8, उसको हम लोग ए बोल रहे हैं, और सिमिलरली ए बार बोलेंगे कि अगर नहीं स्कोर किया। सिमिलरली भुवन स्कोर सम ऑफ 8, उसको बी बोल रहे हैं और नहीं किया। तो अब देखो अमन का जो एब्सोल्यूट प्रोबेबिलिटी होगा जीतने का वो क्या होगा कि अमन पहली बार में जीत जाए, क्योंकि वो स्टार्ट करे इसलिए अमन जीत जाए, पहली बार में वो स्कोर कर ले 8 और जीत जाए। या फिर अमन मिस किया, फिर भुवन मिस किया, फिर अमन जीते। या फिर अमन मिस करे, फिर भुवन मिस करे, फिर अमन मिस करे, फिर भुवन मिस करे, फिर अमन जीते, एंड सो ऑन दिस सीरीज विल कंटिन्यू। अगला क्या हो जाएगा, क्योंकि हम लोग अमन का विनिंग का ही निकाल रहे हैं ना, हम लोग अमन के विनिंग का ही खाली इस पे निकाल रहे हैं, इसीलिए कि अमन देखो पहले, मतलब इसमें क्या कितना केसेस आ रहा है, या तो पहली बार में अमन जीत जाएगा, या फिर क्या होगा कि अमन मिस किया, फिर भुवन मिस किया, फिर अमन जीत जाए दूसरी बार में, या फिर हो सकता है कि तीसरी बार में जीते वो, कि दोनों जन एक एक बार मिस कर जाए, सॉरी दोनों जन दो दो बार मिस कर जाए, फिर तीसरी बार में जीते। या फिर हो सकता है कि अमन मिस किया, फिर भुवन मिस किया, फिर अमन मिस किया, फिर भुवन मिस किया, फिर अमन मिस किया, फिर भुवन मिस किया, दोनों जन तीन तीन बार मिस कर गया, उसके बाद अमन जीत जाए, एंड सो ऑन दिस इनफाइनाइट सीरीज विल गो ऑन एंड ऑन। तो कब तक लिखेंगे यार, बस इतना तक ही लिखते हैं। अब हम लोग को इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना पड़ेगा, ये जो आएगा इसका जो वैल्यू आएगा वही अपना आंसर होगा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अमन विनिंग। तो देखो पहली बार में जीत जाए 5 आउट ऑफ 36, देखो इसका क्या आएगा, पहले नहीं जीते मतलब 31/36 इनटू भुवन भी नहीं जीते 31, क्योंकि दोनों का जीतने और हारने का प्रोबेबिलिटी वही है, मतलब 31
5/36 है जीतने का और 31/36 है हारने का, दोनों का सेम हर एक अटेम्प्ट में, और फिर जीत जाए मतलब 5/36 प्लस। अब इसका वैल्यू लिखो, तो नॉट विन मतलब 31/36 इनटू इसका भी, तो डायरेक्ट हम दिस टू द पावर 4 लिख देते, देखो 4 बार, 1 2 3 4, 4 बार इनटू 5/36 एंड सो ऑन। नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा, देखो नेक्स्ट टाइम ये वाले के लिए क्या हो जाएगा, इस वाले के लिए हो जाएगा 31/36 टू द पावर ऑफ 6, 1 2 3 4 5 6, देखो 6, ठीक है, इनटू उसके बाद जीत पाए मतलब 5/36 एंड सो ऑन। इसके बाद हम लोग ये प्लस दे करके ऐसे डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब देखो सारे टर्म में कुछ ना कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, 5/36 कॉमन है, सो टेक 5/36 कॉमन एंड सी व्हाट वी आर गेटिंग, वी आर गेटिंग 1 प्लस 31/36 का स्क्वायर प्लस 31/36 टू द पावर ऑफ 4 प्लस 31/36 टू द पावर ऑफ 6 प्लस एंड सो ऑन। अब पता चल ही रहा है कि अगली बार 8 आएगा, पावर 8 आएगा, उसके बाद पावर 10 आएगा, ठीक है, एंड सो ऑन। सो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये एक तरह का जीपी सीरीज, दिस इज अ जीपी सीरीज विथ कॉमन रेशियो लेस देन 1। देखो ये मेरा कॉमन रेशियो कितना है, यहाँ पे r का वैल्यू, कॉमन रेशियो हम लोग r से डिनोट कर रहे हैं, r का वैल्यू कितना है 31/36 का स्क्वायर, दिस इज कॉमन रेशियो एंड कॉमन रेशियो इज लेस देन 1। तो याद होगा कि जब कॉमन जीपी सीरीज का, देखो हम लोग थोड़ा सा जीपी सीरीज में आ जाते हैं, ठीक है, जीपी सीरीज, इफ वी हैव अ जीपी सीरीज जिसका की कॉमन रेशियो लेस देन 1 है, मतलब सीरीज कुछ ऐसा है, देखो ए आर ऐसा प्लस हो रहा है, ठीक है, ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन, एंड दिस आर इज लेस देन 1, तो ये इनफाइनाइट सीरीज का समेशन जो है, ये इनफाइनाइट सीरीज का जो समेशन है वो होता है समेशन, ये इनफाइनाइट तक का, कोई नंबर ऑफ इसका नहीं, पूरा इनफाइनाइट, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज ऐसा, सम टिल यू नो ए इंफिनिटी, a by 1 minus r आता है, बस तुम लोग ये ध्यान रखना, प्रोवाइडेड कि r is less than 1, अगर r greater than 1 होता तब आंसर इंफिनिटी आ जाएगा, जब r less than 1 हो तभी ऐसा होता है कि इस तरह का वैल्यू आता है, a by 1 minus r। आई होप तुम लोग जीपी सीरीज पढ़े हो, ये पता होगा, नहीं पता है तो बस इतना याद रख लो, अब इसके डिटेल में नहीं जाना, बस ये याद रखो कि कॉमन रेशियो अगर लेस देन 1 है तो इनफाइनाइट जीपी सीरीज का समेशन ये होता है, a by 1 minus r, where a is the first term, a is the first term। तो यहाँ भी देखो हम लोग का कॉमन रेशियो ये है 31/36 का स्क्वायर, और a मेरा पहला टर्म क्या है 1, तो इस जीपी सीरीज का समेशन क्या आ जाएगा, देखो हम इसके बाद अब कंटिन्यू करते हैं, 5/36 बाहर है उसको एज इट लिख दिए, ठीक है, और इसका समेशन क्या आएगा a by 1 minus r, now simplify this, whatever you are going to get is your answer, ठीक है। so 5/36 multiplied to, इधर देखो क्या हो जाएगा 1 minus 31 का स्क्वायर इज 961, ठीक है, एंड 36 का स्क्वायर आएगा, so 36 स्क्वायर इज 1296, आई थिंक सो, okay, calcium, now calculate this, so we are getting, उधर 1296 एलसीएम ले लो, फिर क्या आएगा 1296 माइनस 961, ऊपर में तो 1 है ही है, जब सिंप्लीफाई करोगे तो अल्टीमेटली कुछ ऐसा आएगा, इन दोनों का गैप कितना आ रहा है 5, 335, तो ये देखो इससे 36 टाइम्स में 5 से 5 6 आर 30, 5 7 आर 35, ठीक है, so 36/67, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अमन विनिंग द गेम। देखो ये मैंने पहले बोला था कि दिस आर स्पेशल क्वेश्चन, ये इनफाइनाइट सीरीज चलेगा यहाँ पे,
ठीक है, अब ये बाकी है, भुवन का निकालना बाकी है। So see, this is how you are going to deal with this kind of questions. ऐसा क्वेश्चन रहेगा जहाँ इनफाइनाइट सीरीज इस तरह का आएगा। So I have solved see only one question, पर ये एकदम अच्छे से समझ लो so that तुम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। पर अभी भी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी बाकी है क्या निकालना, प्रोबेबिलिटी ऑफ भुवन विनिंग। तो देखो अब इसके लिए फिर उतना कुछ करना होगा, इसके लिए अगर हम इस तरीके से लिखने जाए तो क्या होगा, देखो प्रोबेबिलिटी की, अब देखो क्योंकि अमन स्टार्ट कर रहा है, अभी यहाँ पे फिक्स है कि अमन स्टार्ट कर रहा है गेम, तो भुवन तभी जीतेगा अगर अमन मिस करे तब भुवन जीते, या फिर प्रोबेबिलिटी कि अमन मिस किया, भुवन मिस किया, फिर अमन मिस किया, फिर भुवन जीते, या फिर प्रोबेबिलिटी कि अमन मिस, भुवन मिस, फिर अमन मिस, फिर भुवन मिस, फिर अमन मिस, देन भुवन, ठीक है, एंड सो ऑन, दिस इज हाउ इट विल कंटिन्यू। तो इस तरीके से अगर हम ऐसे सॉल्व करने जाएं, मतलब जैसे पहला वाला का आंसर फाइंड किए हैं वैसे यहाँ पे अगर निकालने जाए तो ऐसे लिखना होगा। इसमें याद रखना कौन स्टार्ट कर रहा है वो बहुत मैटर करता है, जो स्टार्ट कर रहा है उसके पास ऑब्वियसली ज्यादा प्रोबेबिलिटी होता है जीतने का, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम लोग इस क्वेश्चन में अमन के जीतने का प्रोबेबिलिटी निकाल लिए हैं, इसलिए हम लोग को भुवन के लिए इस तरीके से कैलकुलेट नहीं करना होगा। क्यों नहीं करना होगा, क्योंकि सीधा सा बात है भाई, या तो गेम भुवन जीतेगा या तो अमन जीतेगा, ठीक है, गेम या तो भुवन जीतेगा या तो अमन जीतेगा। तो अगर अमन नहीं जीता इसका मतलब भुवन जीत रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ भुवन विनिंग विल बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अमन विनिंग, क्योंकि अमन अगर नहीं जीत रहा है, नहीं जीतने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, अमन के नहीं जीतने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी। अच्छा इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, इस तरीके से नहीं लिखे, देखो हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ भुवन विनिंग इज प्रोबेबिलिटी ऑफ अमन नॉट विनिंग। अगर अमन नहीं जीत रहा है तो भुवन ही जीतेगा, और अमन नॉट विनिंग का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अमन विनिंग। तो अगर कोई क्वेश्चन में दोनों ही चीज निकालना है तो हम लोग को दोनों के लिए कैलकुलेशन ऐसा नहीं करना पड़ेगा, एक का अगर जीतने का निकाले दूसरे के लिए ऐसे माइनस करके निकाल सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू गेट 31/67, दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट भुवन शुड विन। अब मैंने देखो पहले ही बोला ना, दोनों के लिए कंडीशन सेम है जीतने का कि भाई सम ऑफ 8 लाना है, फिर भी अमन के जीतने का चांसेस ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि वो स्टार्ट कर रहा है ना, अगर पहली बार में जीत गया तो भुवन को बिना चांस मिले भुवन हार जाएगा यार। तो इसीलिए जो स्टार्ट करेगा उसके पास ऑब्वियस सा बात है ज्यादा चांसेस रहेगा जीतने का, प्रोवाइडेड कि विनिंग कंडीशन दोनों के लिए सेम है। अब इसमें अगर हम ऐसा कर देते, देखो ऐसा भी कर सकते थे इस क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन, कि फॉर अमन हम लोग फॉर अमन बोल देते कि सम ऑफ 8, और फॉर भुवन बोल देते कि सम ऑफ 7। तो अब देखो दोनों के जीतने में फिर चेंजेस आ जाएगा, फिर हमको अलग अलग कैलकुलेशन करना पड़ेगा ऐसे। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे सम ऑफ 8 का प्रोबेबिलिटी होता है 5/36, लेकिन सम ऑफ 7 का प्रोबेबिलिटी होता है 6/36, मतलब कि 1/6। तो जब ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखाएगा तब तो हम लोग 5/36 लिखेंगे, जब ए बार लिखाएगा तब हम लोग 31/36 लिखेंगे, लेकिन जब बी लिखाएगा तो उसके लिए 1/6 लिखेंगे, और जब बी बार लिखाएगा उसके लिए हम लोग 5/6 लिखेंगे, ठीक है। बाकी तरीका सेम, ठीक है। So this is how we deal with this infinite series questions. Okay, so this is it for this season. We'll continue with probability in the upcoming session. अभी बहुत सारा लेक्चर्स बनना बाकी है भाई, लेकिन ध्यान से समझते रहो और पढ़ते रहो, सॉल्व करते रहो। Keep watching and keep learning. Thank you.